तो आज हम लोग जो है फिजिकल केमिस्ट्री का 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 12th क्लास में 5 चैप्टर्स हैं, उसमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस ये जो है कंसेप्चुअल चैप्टर है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने के लिए है। ठीक है, तो यही हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले आप ये समझिए कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब ये चैप्टर में आखिर उनको पढ़ना क्या है। देखो ये चैप्टर जो है ये बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, देख सकता है, केमिकल और काइनेटिक्स। केमिकल मतलब हम मान सकते हैं केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक्स मतलब होता है, ये शब्द बना है काइनेसिस शब्द से। काइनेसिस मतलब हम मान सकते हैं कि रेट। मतलब इस चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके रेट के बारे में, मतलब कि वो रिएक्शन जो है वो किस रेट से होगा, उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, और किस रेट से मतलब कितने समय में वो रिएक्शन जो है कंप्लीट होगा। देखो 11th क्लास में एक चैप्टर था केमिस्ट्री में जिसका नाम होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है इसमें हम लोग को पढ़ना होता है क्या, इसमें एक इक्वेशन होता है, अगर आपको याद हो उसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। वो इक्वेशन होता है डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये एक इक्वेशन होता है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, जिसको हम लोग बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसमें हम लोग को पढ़ाया जाता है कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो, मतलब अगर ये सॉल्व करने के बाद किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी 0 हो, मतलब कि वो रिएक्शन जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है। अब मेरे ख्याल से इक्विलिब्रियम क्या होता है आप समझते होंगे कि जिस रिएक्शन में फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट सेम हो, तो उस तरह का जो कंडीशन है उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अगर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो डेल्टा जी है वो अगर निगेटिव है, तब हम बोलते हैं कि वो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस कहने का क्या मतलब है कि वो रिएक्शन जो है हो सकता है और उसको होने का कंडीशन है। और अगर इसको सॉल्व करने के बाद डेल्टा जी पॉजिटिव है, मतलब कि वो रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब कि वो रिएक्शन होने का कोई कंडीशन नहीं है, कोई चांस नहीं है। तो ये 3 कंडीशन होता है, इसमें कि इस इक्वेशन को जो कि हम लोग को मिलता है थर्मोडायनेमिक्स में, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी साइन आता है 0, निगेटिव या पॉजिटिव, उस तरह से हम केमिकल रिएक्शन के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर इससे हम मालूम करेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि इस रिएक्शन के लिए डायमंड, कार्बन अगर डायमंड फॉर्म में है और उसको अगर मान लीजिए चेंज होना है ग्रेफाइट फॉर्म में, ठीक है, मतलब कि डायमंड हो गया या ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या है, कार्बन का ही एलोट्रॉप है। ठीक है, अप्रूव बोलते हैं हिंदी में, कार्बन का अप्रूव है। डायमंड, ग्रेफाइट, बंगमिस्टर, फ्लोरीन, अभी एक नया खोजा गया है ग्रेफाइन, तो ये सब जो है कार्बन का एलोट्रॉप है। तो अगर मान लीजिए हम मालूम चलेगा कि एक ना एक दिन क्योंकि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो निगेटिव आएगा, मतलब ये कि हमको मालूम चलेगा कि एक ना एक दिन सभी डायमंड जो अभी हम हीरा देखते हैं वो ग्रेफाइट में, मतलब कार्बन में, कोयला में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली जितना भी कोयला है वो सब डायमंड में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए डेल्टा जी निगेटिव हो जाता है। तो क्या ये इक्वेशन यहाँ पर गलत हो गया? नहीं, गलत नहीं हुआ, सही है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये रिएक्शन बहुत स्लो रेट से हो रहा है, मतलब रिएक्शन हो तो रहा है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स इस बात को कन्फर्म कर रहा है, कैसे, डेल्टा जी निगेटिव दिखा के। लेकिन अभी रिएक्शन किस रेट से होगा ये हमको नहीं बताता है। इसलिए हमको अगर मान लीजिए डायमंड रखा हुआ है तो वो मतलब कि लाखों साल लगेगा उसको ग्रेफाइट में चेंज होने में, इसलिए हम लोग उसको नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो ये बात कौन बतलाता है? ये बात बताता है केमिकल काइनेटिक्स, कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो किस रेट से होगा एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बी कंप्लीटेड, ये बात हमको बताता है केमिकल काइनेटिक्स की रिएक्शन होने में कितना टाइम कंज्यूम होगा। इससे हमको उसकी जानकारी नहीं मिलती है, इससे बस हमको ये जानकारी मिलती है कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर निगेटिव है तो होगा और अगर पॉजिटिव है तो नहीं होगा। 0 है मतलब कि इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि अब वो रिएक्शन आगे और पीछे डायनामिक इक्विलिब्रियम, जब हम इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं मतलब कि डायनामिक इक्विलिब्रियम, मतलब कि रिएक्शन हो रहा है लेकिन इक्वल रेट से हो रहा है। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर हमको क्यों पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम लोग को ये मालूम चलेगा कि कोई रिएक्शन हो रहा है अगर तो कितने टाइम में कंप्लीट होगा और किस रेट से वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। तो खैर ये चीज़ें अभी हम लोग नहीं पढ़नी है, ये 11th क्लास की चीज़ें थी। आपको इसलिए बताना है कि मालूम चले कि चैप्टर हमको पढ़ना क्यों है। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, तो मतलब कि ये
केमिकल काइनेटिक्स है क्या? हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग रिएक्शन का रेट और रिएक्शन का मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं उसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं द टाइप ऑफ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। हम लिख देते हैं, देखिए द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deals about rate of reaction, in which we deals about rate of reaction and its mechanism is called केमिकल काइनेटिक्स। देन केमिकल काइनेटिक्स जो है वो केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जहाँ पर हम लोग रिएक्शन का रेट और रिएक्शन का मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शन किस मैकेनिज्म से कंप्लीट होगा उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग को रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि रिएक्शन जो है वो किस रेट से होगा और कितने टाइम में रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे शुरुआत में बात हम ये करेंगे, क्योंकि हमको इसमें रिएक्शन के रेट के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रेट के आधार पर रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। देखिए रेट के आधार पर, ठीक है, मतलब किस रिएक्शन कितने रेट से कंप्लीट होगा, उस रेट के आधार पर रिएक्शन जो है वो 3 टाइप का होता है। तो हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, देयर आर 3 types of reaction on the basis of rate। मतलब रेट के आधार पर रिएक्शन जो है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा जो रिएक्शन होता है हमारे पास उसको बोला जाता है स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन होता है उसको कहा जाता है मॉडरेट रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन होता है उसको कहा जाता है मॉडरेट रिएक्शन। तो ये 3 तरह का हमारे पास रिएक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ठीक है। रिएक्शन के रेट के आधार पर हमारे पास रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला कौन है? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। देखिए नाम से ही लग रहा है इंस्टेंटेनियस, या इसको हम लोग फास्ट रिएक्शन भी कह सकते हैं, मतलब कि फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन कौन रिएक्शंस हैं? तो जो रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है, ठीक है, वैसे रिएक्शंस जो कि सेकेंड के मिलियंथ पार्ट में या बिलियंथ पार्ट में कंप्लीट हो जाता है, जिसको होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जो मतलब कि बहुत कम समय में एकदम इंस्टेंटली कंप्लीट हो जाता है, उस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑल द आयनिक रिएक्शंस। जितने भी हमारे पास आयनिक रिएक्शंस होते हैं, आयनिक रिएक्शंस, वो सभी कैसे होते हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होते हैं। जो भी मतलब कि आयनिक रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें भी आयंस इन्वॉल्व होते हैं उन रिएक्शंस को आयनिक रिएक्शंस कहेंगे। और जितने भी आयनिक रिएक्शंस हैं वो सभी रिएक्शंस कैसे हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस हैं। इसका एग्जांपल अगर देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल इसका अगर हो जाएगा Zn + CuSO4, तो यहाँ हमारा बनेगा ZnSO4 + Cu। तो ये एक आयनिक रिएक्शन हुआ, क्यों? चूँकि इसमें आयन इन्वॉल्व हो रहा है। जो भी रिएक्शन होगा जिसमें कि आयन इन्वॉल्व होगा वो सभी की सभी जो है वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, मतलब वो रिएक्शन जो है बहुत फास्ट, बहुत ही तेज़ी से कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कि बहुत स्लोली होते हैं, जिनको होने में कुछ महीना, कुछ साल या फिर लाखों साल लग जाएं। जैसे कि आपको हम बताएं वो शुरू में ये डायमंड से जो है ग्रेफाइट बनना, तो वो जो रिएक्शन है वो होने में लाखों साल लग जाएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? स्लो रिएक्शन। वैसे ही इसका और एग्जांपल देखा जाए तो रस्टिंग ऑफ आयरन,
लोहा में जंग लगना, लोहा में जो जंग लगता है वो लगने में जो है कुछ महीने लग जाते हैं, तब जंग लगता है, तो वो भी क्या हुआ, एक स्लो रिएक्शन हुआ। वैसे ही अगर हम देखें रूम टेम्परेचर पे H2 और O2 का मिलकर H2O बनना, तो वो भी रिएक्शन कैसा होगा, वो भी जो होगा स्लो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे H2 और O2 मिलकर जब H2O बनेगा तो वो जो रिएक्शन होगा वो बहुत स्लोली होता है, तो वो भी स्लो रिएक्शंस हो जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम कुछ लिखना चाहें, एग्जाम्पल इसका डिफिनेशन क्या लिखिएगा कि दोज रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस वेरी इंस्टेंटली या टेक्स प्लेस वेरी फास्ट आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इसमें क्या हो जाएगा, दोज रिएक्शंस विच कंप्लीटेड इन वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, विच कंप्लीटेड इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिनको होने में बहुत लंबा समय लगता है, उनको क्या कहा जाता है, स्लो रिएक्शन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, और क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट, कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट। ये सब कैसे रिएक्शंस हो जाएंगे, स्लो रिएक्शंस हो जाएंगे, जिनको होने में कुछ महीना, कुछ साल या फिर लाखों साल लगता है। थर्ड आता है हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन कौन होते हैं, तो वो रिएक्शंस जिनको जो कि मीडियम रेट से होते हैं, मतलब जो कुछ मिनट या फिर कुछ घंटे में हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है मॉडरेट रिएक्शन। मतलब कि ये कौन हुआ, जो बहुत फास्ट होता है, ये कौन हुआ, जो बहुत स्लो होता है, और ये कौन हुए, जो कि मीडियम रेट से होते हैं। दोज रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस थ्रू द मीडियम रेट, बहुत मीडियम रेट से होते हैं, कुछ मिनट में होते हैं, उन्हें कहा जाता है मॉडरेट रिएक्शन। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर क्या होता है, तो जो शुगर हम घर में यूज़ करते हैं सुक्रोज बोलते हैं उसको, फॉर्मूला होता है इसका C12H22O11। तो जब हम इस शुगर को C12H22O11 को H2O में मतलब पानी में मिलाते हैं, तब ये ब्रेक हो जाता है और ये बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसको हम हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम पानी मिला रहे हैं। किसी चीज़ को अगर पानी मिलाया जाता है तो उसको हाइड्रोलाइसिस होना कहा जाता है। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल नाम है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, शुगर, या सिंपली बोल सकते हैं इसको सुक्रोज, ठीक है, केन शुगर को सुक्रोज भी कहा जाता है। और यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज, और ये बन रहा है फ्रक्टोज, ठीक है। तो अभी खैर आपको ये नहीं पढ़ना, आपको लास्ट में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, वहाँ पर पढ़ाया जाएगा कि फ्रुक्टोज के लिए साइन माइनस यूज़ किया जाता है और ग्लूकोज के लिए साइन प्लस यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी लेकिन केवल याद रखिए कि फ्रुक्टोज के लिए माइनस साइन, ग्लूकोज के लिए प्लस साइन क्यों होता है, क्यों लिखा गया, ये मालूम चलेगा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। तो यहाँ पर खैर एक प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, मतलब इन्वर्स आ रहा है, उल्टा साइन आ रहा है, इसलिए से बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो ये रिएक्शन जो है ये कुछ मिनटों में होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडरेट रिएक्शन बोलेंगे। अभी तक हम लोग पढ़े कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, तो केमिस्ट्री का वह ब्रांच जहाँ पर हम लोग रिएक्शन का रेट और रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद हम लोग पढ़े कि रेट के बेसिस पर रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या है, तो जो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाता है, 1 सेकेंड के मिलियंथ पार्ट में हो जाता है, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑल द आयनिक रिएक्शंस। सेकेंड कौन है, स्लो रिएक्शन। जो रिएक्शन जो है वो कुछ साल या फिर कुछ लाख सालों में हो, मतलब बहुत टाइम लगे उसको कंप्लीट होने में, उसको बोलेंगे स्लो रिएक्शन। एग्जांपल हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट एक्सेट्रा। मॉडरेट रिएक्शन क्या है, जो मीडियम रेट से हो, जैसे कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब देखिए हम लोग को इनके और इनके बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को केवल पढ़ना है मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। आपको इसलिए बताएं कि एग्जाम में आ सकता है, लेकिन हम लोग इस बारे में पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है रिएक्शन के रेट के बारे में। और रिएक्शन का रेट हम लोग केवल इसमें निकाल सकते हैं, इसमें और इसमें नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत फास्ट हो जाता है और ये बहुत स्लो होता है। इसलिए इन दोनों केस में हम लोग रिएक्शन का रेट जो है फाइंड नहीं कर सकते हैं। हम लोग केवल मॉडरेट रिएक्शन के केस में ही रिएक्शन का रेट फाइंड कर सकते हैं। तो आगे हम जब से भी रिएक्शन बोलेंगे आपको समझना है कि हम मॉडरेट रिएक्शन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे इसका ग्राफ देखेंगे, बेहतर होगा कि इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, लिखते चलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन रिएक्शन होते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, उसके बाद हम लोग पढ़े स्लो रिएक्शन और फिर पढ़े मॉडरेट रिएक्शन।
इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कौन होता है? तो जो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाता है, जो बहुत स्लो होता है उसको बोलते हैं स्लो रिएक्शन, और जो रिएक्शन मीडियम रेट से होता है उसको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है? हम लोग को केवल और केवल मॉडरेट रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है। खैर एक पर थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए जैसे कि 3 ग्राफ बनाएंगे हम तीनों अलग अलग रिएक्शन के लिए। मान लीजिए कि ये टाइम हो गया और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ऐसा ही 3 प्लॉट बनाते हैं। ये हो गया, ऐसा लोग आप लिख लीजिएगा, काम आएगा। जैसे मान लीजिए कहीं भी अगर लिखा हो कंसंट्रेशन, और अगर लिखा हुआ नहीं हो कि कंसंट्रेशन को किस में एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है, मतलब मोलारिटी में कि मोलारिटी में किस में, तो आपको समझ जाना है कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे मोलारिटी है, ठीक है। और मोलारिटी जो होता है इसका सिंबल जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, अंडर ब्रैकेट इसको दिखाया जाता है। इसका जो यूनिट होता है आपको पता होगा कि मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोलारिटी का सिंबल क्या होता है, कैपिटल M, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है। तो इसके अलावा इसका एक और नाम होता है एक्टिव मास, एक्टिव मास, तो ये भी यही होता है। तो मतलब सब सिमिलर चीज़ें हैं, सब एक ही तरह की चीज़ है। कंसंट्रेशन, मोलारिटी, कहीं ब्रैकेट दिख जाए या फिर मोल पर लीटर या फिर एक्टिव मास, सब सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक तरफ टाइम को लिए हैं, एक तरफ लिए हैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को। देखिए यहाँ पर हम 3 ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, एक ग्राफ ये, एक ये, और एक हमारे पास है ऐसा। अभी हम लोग 3 रिएक्शन पढ़े हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए ये ग्राफ है। अब आपको बताना ये है कि तीनों में से कौन सा ग्राफ जो है वो किस रिएक्शन के लिए। ऐसे 3 रिएक्शन पढ़े, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। बताइए ये कौन सा रिएक्शन है के लिए। इसमें देखिए टाइम बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, कोई भी रिएक्शन होता है तो क्या होता है, मान लो कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट है R, अब प्रोडक्ट है P, तो रिएक्शन होने के साथ साथ क्या होता है, रिएक्टेंट घटते जाता है, अब प्रोडक्ट क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। देखो जब रिएक्शन शुरू होता है उस समय प्रोडक्ट तो नहीं होता है, उस समय केवल कौन होता है, रिएक्टेंट होता है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे रिएक्टेंट घटते जाता है और जो प्रोडक्ट है वो बढ़ते जाता है। तो खैर देखिए तीनों में रिएक्टेंट, तीनों में नहीं, इन दोनों में रिएक्टेंट घट रहा है, इसमें से नहीं घट रहा है, इसमें से लगभग मतलब कि सेम रिएक्टेंट है। देखो ना रिएक्टेंट यहाँ पर है और टाइम के साथ रिएक्टेंट जो है कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहा है। तो खैर अगर हम इसमें बात करें, इसमें भी क्या हो रहा है, टाइम होने के साथ साथ जो है रिएक्टेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, इसमें भी घट रहा है, ठीक। तो इसको और स्टिफली बनाने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा सीधा बनाइए, ठीक है, ऐसे सीधा। तो इसमें भी घट रहा है और इसमें भी घट रहा है, लेकिन इन दोनों में से देखा जाएगा तो ज़्यादा तेज़ी से किस में घट रहा है, इसमें कि इसमें, दिख सकता है इसमें, जो कि इसमें ग्राफ ज़्यादा स्टिफली है, स्लोप ज़्यादा स्टिफ है इसमें। तो ठीक है, तो ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ हो गया इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के लिए। जब भी हम पढ़े हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन उसके लिए ये ग्राफ हो गया। ये जो ग्राफ हो गया ये हो गया हमारे पास स्लो रिएक्शन के लिए, स्लो रिएक्शन के लिए ये ग्राफ हो गया। और ये जो ग्राफ है ये हो गया हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन के लिए। तो ये तीनों रिएक्शन का ग्राफ हो गया। इसमें देखिए टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट धीरे धीरे घट रहा है, इसमें बिल्कुल नहीं घट रहा है। हमको डायमंड जो है वो क्या ग्रेफाइट में चेंज होते हुए दिखता है, नहीं दिखता है, क्योंकि इतना धीमे धीमे हो रहा है कि वो अननोटिस्ड रहता है। तो ये जो है इसमें हम लोग को दिखता ही नहीं है, इसमें बहुत तेज़ी से घट जाता है। तो खैर ये हमारे पास ग्राफ हुआ, इसको आप नोट कर लेंगे। फिर हम लोग आगे अब पढ़ेंगे रिएक्शन के रेट के बारे में, ठीक है। चलिए इसको नोट करते चलिए, तभी इसका अच्छे से नोट्स बनेगा, बाद में रिवाइज करने में आसानी रहेगा। तो देखिए, तो अभी तक हम लोग रिएक्शन के तीनों रेट, जो रिएक्शन के जो तीनों टाइप होते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रिएक्शन के रेट के बारे में, कि रिएक्शन का रेट होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, और अलग अलग रिएक्शन का जो रेट है वो कैसे फाइंड किया जाता है। हाउ टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, देखिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन का रेट किसे कहते हैं। देखिए तो सिंपल सी बात है कि जिस रेट से कोई रिएक्शन कंप्लीट होगा उसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन का रेट बोलेंगे। लेकिन थोड़ा अच्छे से अगर बोले तो हम ये बोलेंगे कि टाइम के साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होने वाला जो चेंज है उसी को क्या कहा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। देखो जैसे जैसे टाइम बीतता है किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है आर पी, तो यहाँ पर आर क्या है रिएक्टेंट, पी क्या है प्रोडक्ट। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट घटते जाएगा और वैसे वैसे प्रोडक्ट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। रिएक्टेंट घटते जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा। मतलब टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट क्या कर रहा है, रिएक्टेंट जो है टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट जो है टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि प्रोडक्ट बढ़ रहा है और रिएक्टेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसी तरह हम लोग रेट को डिफाइन करते हैं कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, चलिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पर डिफिनीशन, बेहतर होगा लिख लीजिएगा आप भी, इसको लिखेंगे द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट with respect to time is called rate of reaction, is called rate of reaction। मतलब कि टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज क्या कहलाता है, रिएक्शन का रेट कहलाता है। फिर सुनिए, टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट क्या होता है, घटता है, प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है। तो ये जो चेंजिंग हो रहा है इसी को क्या कहा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए आपको अगर थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें पता होंगी तो मालूम होंगी कि रेट दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है एवरेज रेट, एक हो सकता है इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों को लिखने का तरीका क्या होता है, अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं डेल्टा भी, मतलब क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। अगर लिख रहे हैं डी भी तो मतलब क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जहाँ भी डेल्टा यूज होता है मतलब कि एवरेज के लिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, चेंज। दिस इज ए लार्ज चेंज एंड दिस इज ए स्मॉल चेंज। मतलब जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, पढ़े हो ना फिजिक्स में, डेल्टा एक्स टेंड्स, जब इसका लिमिट जीरो हो जाता है, बहुत जब छोटा चेंज का हम बात करते हैं तो वहाँ पर डी लिखते हैं, और कोई बड़ा चेंज होता है तो वहाँ पर हम डेल्टा लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वैसे ही यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्शन का रेट है ये भी दो टाइप का होगा, एक होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा आप बताइए कि दोनों में से कौन सा वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होता है, एवरेज वाला या इंस्टेंटेनियस वाला। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बोलें कोई कार है जो पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी तक जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो दूरी है वो मान लीजिए 50 मीटर है, ठीक है, और उसको जाने में टाइम लगा मान लीजिए 10 मिनट, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ चलना शुरू किया 8:30 पर, तो यहाँ कब पहुँचेगा, 8:40 पहुँचेगा। अब अगर हम पूछें आपसे बताइए इसकी एवरेज स्पीड क्या है, तब क्या बोलिएगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, v इक्वल टू एस बाई टी। तो एस कितना है यहाँ पे 50 और टाइम कितना है 10, तो कितना हो गया 5 मीटर पर मिनट। तो लेकिन ये क्या हुआ, एवरेज हुआ, जो कि इसको हम एक टाइम ड्यूरेशन के बीच में निकाले हैं। और जब से हम पूछे अगर बताइए जब 8:31 था तब इसका स्पीड क्या था, तो वहाँ पर मान लीजिए मालूम चला हमको इसका स्पीड जो था वो कुछ 4 मीटर पर मिनट था। तो यहाँ पर ये जो हुआ इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, जो कि एक पार्टिकुलर टाइम के लिए है। अगर कोई चीज़ किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। और अगर वो एक पीरियड के लिए होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज। तो इन दोनों में से ज़्यादा सही कौन है, ये कि ये,
तो हमेशा याद रखें कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ज़्यादा सही होता है एवरेज की तुलना में। मतलब जब यहाँ से चलना शुरू किया होगा, जरूरी थोड़ी है कि पूरे रास्ते इसी स्पीड से गया होगा। हो सकता है कि कभी रास्ते में ब्रेकर आया हो या कभी हाईवे आया हो, स्पीड बढ़ गया हो, मतलब कि स्पीड बढ़ या घट सकता है। ये जो निकला है हमको इंस्टेंटेनियस निकल कर आया है, एवरेज निकल कर आया है, जो कि एक्यूरेट नहीं होता है। इंस्टेंटेनियस जो है ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो हम लोग भी जब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का बात करेंगे तो हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, एवरेज का बात नहीं करेंगे। तो खैर अभी जो समझ में आया आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन में भी ऑफ टू टाइप्स, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए अभी हम लिखते हैं इसको कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। या लिख सकते हैं बाय चेंज इन टाइम, मतलब कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज बटा चेंज में कितना टाइम लगा, ये जो निकलेगा हमको ये निकलेगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट R है और ये क्या बना रहा है? प्रोडक्ट P बना रहा है। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के शब्द में भी लिख सकते हैं और साथ में हम जो है प्रोडक्ट के शब्द में भी लिख सकते हैं। रिएक्टेंट के शब्दों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? चेंज इन, मतलब डिक्रीज होगा ना यहाँ पे। रिएक्टेंट क्या होता है? घटता है। लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। और इसके शब्द में क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम। तो चलिए लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म्स में? तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। बताओ रिएक्टेंट घटेगा कि बढ़ेगा? जब रिएक्शन शुरू होगा तो रिएक्टेंट घटेगा कि बढ़ेगा? रिएक्टेंट घटेगा, डिक्रीज करेगा। तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मान लीजिए कि ये रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें कि ये रिएक्शन है R, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा हो। जब मान लो कि टाइम इक्वल टू 0 है, मतलब कि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, उस समय जो इसका कंसंट्रेशन है वो R1 है, ठीक है, प्रोडक्ट तो बना नहीं है। और जब मान लीजिए कि टाइम कुछ हुआ, टाइम T हुआ, तो रिएक्टेंट क्या होगा? घटेगा। मान लो घट के R2 हो गया, ठीक है। तो हम इसको जब चेंज निकालेंगे, चेंज के लिए हम क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? डेल्टा R बाई डेल्टा T। तो ये हो गया चेंज। लेकिन ये कौन सा चेंज हुआ? एवरेज की इंस्टेंटेनियस। ये हुआ हमारे पास एवरेज, क्योंकि यहाँ पर देखो डेल्टा यूज़ किए हैं और एक बड़ा सा चेंज निकाले हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो है एक रेट में से एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में से सेकेंड को माइनस किए हैं। तो इसी को हम इंस्टेंटेनियस लिखेंगे तो ये क्या लिख देंगे? DR बाई dt, dr बाई dt। ये हो गया एवरेज और ये हो गया इंस्टेंटेनियस और ये हो गया एवरेज। एक बात ध्यान दीजिए कि कभी भी रेट जो है कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। रेट हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर जब हम R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो ये साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि R1 और R2 में से कौन बड़ा है? R1 की R2? R1 बड़ा है, क्योंकि R1 जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है, ज़्यादा था, R2 कम था, तो ये साइन कैसा आएगा? निगेटिव। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? माइनस का साइन दे देते हैं, क्योंकि जो चेंज होने के बाद जो माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और रेट किस में आएगा? रेट जो है वो पॉजिटिव में आएगा। तो ये तो हो गया रिएक्टेंट के शब्दों में। वही हम लिखें प्रोडक्ट के शब्दों में, तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन किसके शब्दों में? प्रोडक्ट के शब्दों में। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ेगा ही घटेगा? प्रोडक्ट तो बढ़ेगा, तो लिखेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम। तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे। मान लीजिए शुरुआत में से कंसंट्रेशन मान लीजिए P1 था,
ठीक है। मान लीजिए टाइम t1 था, ये t2 था, तो यहाँ p1 था, यहाँ p2 था, यहाँ पर क्या लिख देंगे p2 माइनस p1 बाई t2 माइनस t1, ये हो जाएगा डेल्टा p बाई डेल्टा टी। फिर से ये एवरेज हुआ, इसको हमको इंस्टेंटेनियस लिखना है, तो क्या लिखेंगे डी पी बाई डी टी। यहाँ भी आपको इसको ब्रैकेट अंदर लिखना पड़ेगा, हम कंसंट्रेशन का बात कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर माइनस नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी P2 बड़ा है, टाइम बढ़ा है, तो कंसंट्रेशन भी क्या हो गया, बढ़ गया है। तो P2 बड़ा है, P1 छोटा है, तो ये साइन ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। आपको बस दो बातें ध्यान रखनी है कि अगर ये कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसमें कि रिएक्टेंट R है, प्रोडक्ट P है, टाइम T1 पे कंसंट्रेशन R1 और P1 है, टाइम T2 पे कंसंट्रेशन R2 और P2 है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम लिखेंगे माइनस dr बाई dt, या फिर माइनस नहीं dp बाई dt। मतलब जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के शब्दों में लिखते हैं तो माइनस देते हैं, और जब लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट तो माइनस नहीं देते हैं, और ये dp बाई dt होता है। तो ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इसको आपको नोट कर लेना है, फिर हम लोग इसमें आगे देखेंगे। एक फिर से देख लीजिए क्या क्या किए हैं। हम बताए हैं आपको कि रिएक्शन का रेट क्या होता है। तो क्या होता है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। दो तरह से डिफाइन किए हैं, रिएक्टेंट के शब्दों में और प्रोडक्ट के टर्म्स में। इसके टर्म्स में लिखेंगे तो माइनस देंगे, माइनस dr बाई dt, और यहाँ पर लिखेंगे तो dp बाई dt, माइनस नहीं देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखें अभी कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट R है, वो अगर प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा है। मान लीजिए टाइम T1 पे कंसंट्रेशन इसका हम क्या माने थे R1, अब प्रोडक्ट क्या था P2। मान लीजिए टाइम कुछ बीता और टाइम T2 हुआ। जब टाइम T2 होगा तो रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, तो मान लीजिए हो गया R2 हो गया, अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मान लीजिए P2 हो गया। तो आपको हम बताएं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं, अगर रिएक्टेंट के शब्दों में लिखेंगे तो माइनस देंगे माइनस dr बाई dt, और अगर लिखेंगे प्रोडक्ट के शब्दों में तो यहाँ पर क्या लिख देंगे dp बाई dt। ठीक है, चलिए इसी तरह एक दो हम लोग क्वेश्चन करते हैं ताकि ये कंसेप्ट और भी आपको क्लियर हो जाए। मान लो कि रिएक्शन दिया हुआ है H2 प्लस I2, और यहाँ बन रहा है 2HI। ठीक है, और यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम देखिए ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए तीन चीज़ें हैं, हाइड्रोजन है, आयोडीन है और हाइड्रोजन आयोडाइड है। तीनों के तीनों तो एक ही रिएक्शन का पार्ट है। ठीक है, मतलब तीनों के तीनों तो एक ही रिएक्शन में है, तो उसमें जब से ऐसे समय बीतेगा H2 और O2 क्या होगा, डिक्रीज होगा, H2 और I2 क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, और HI क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है तो डिक्रीज करेगा, ये प्रोडक्ट है तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये समय के साथ साथ डिसअपीयर होगा, और ये समय के साथ साथ क्या होगा, अपीयर होगा। मतलब इसको हम दो तरीक़ा से पढ़ सकते हैं, और इसको भी हम दो तरीक़ा से पढ़ सकते हैं। एक तरीका क्या हुआ पढ़ने का, जो अभी तक हम लोग पढ़े, रेट ऑफ रिएक्शन, जो सिंपल चीज़ हो गया कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है, किसके टर्म्स में, तो रिएक्टेंट के टर्म्स में। इसको बोलने की तरीका और भी है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि रिएक्टेंट के डिसअपीयर होने का रेट। ठीक है, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसी रेट से तो रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट तो डिसअपीयर हो जाएगा ना, घटते जाएगा। वैसे ही इसको भी बोलने का दो तरीका है। तो अभी तक यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से समझिए इसको। अगर रिएक्टेंट के शब्दों में लिखते हैं तो माइनस देते हैं। इफ़ वी राइट रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट देन देयर इज नॉट नीडेड टू गिव द नेगेटिव साइन। और इसको हम लिखते क्या है, dr बाई dt या dp बाई dt। कौन सा रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट है। ठीक है, बोलने का तरीका क्या है, तो फर्स्ट तरीका हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड तरीका क्या हुआ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, बिकॉज रिएक्टेंट विल बी डिक्रीज इन एनी रिएक्शन, एंड दिस कैन ऑल्सो बी प्रोनाउंसिएट एज dv by dt कैन बी कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट,
rate of reaction in terms of product, and also it can be called as rate of appearance of product, rate of appearance of product, because in the reaction what happens, reactant gets decreased and product gets increased. So this is the rate of disappearance of reactant and this is the rate of appearance of product. So now we are going to write the rate of reaction in terms of hydrogen iodine and hydrogen iodide. So this is hydrogen, this is reactant और product, this is reactant, ये क्या है, reactant है। इसको जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए माइनस देंगे, ठीक है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आता है, इसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ से निश्चित एक क्वेश्चन रहता है, ऐसे कोई रिएक्शन दे देगा और पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का हाइड्रोजन के शब्दों में या फिर मतलब कि रिएक्टेंट के टर्म्स में या फिर प्रोडक्ट के टर्म्स में। ध्यान रखिए रिएक्टेंट है तो क्या दे दिए माइनस, फिर दे देंगे डी, क्योंकि हमको इंस्टेंटेनियस लिखना होता है, एवरेज हम लोग नहीं लिखते हैं। H2 लिखना है, इसको कहाँ लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट H2। अंडर ब्रैकेट क्यों लिखें, इसका मतलब हुआ कि हम लोग कंसंट्रेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको अंडर ब्रैकेट लिखेंगे बाई dt। तो ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली I2 का लिखना है हमको, तो क्या देंगे माइनस dI2 बाई dt। माइनस क्यों दिए, जो कि रिएक्टेंट है, ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि हम कंसंट्रेशन का बात कर रहे हैं। अब सर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये चीज़ को क्या कहा जाता है, मतलब कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के जो सिंबल के पहले जो नंबर लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये क्यों दिया जाता है, टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए नहीं दिया होता तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं। इधर हाइड्रोजन कितना है 2, आयोडीन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 1, आयोडीन कितना है 1, तो बैलेंस नहीं है, इसलिए इसको यहाँ नंबर देके इसको बैलेंस किया गया। और ये जो नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया गया उसको क्या कहा जाता है, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा जाता है। अगर किसी भी रिएक्शन में आपको स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिखे तो उसका अगर हम रेट लिखते हैं तो लिखते समय इससे डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था, 1 1 था, लेकिन यहाँ पर तो है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1/2। अब देखिए HI है, प्रोडक्ट है, तो क्या यहाँ पर निगेटिव देंगे, नहीं देंगे, तो ये क्या हो जाएगा DHI/dt। और यहाँ पर हम लोग निगेटिव सिंबल, निगेटिव साइन नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है प्रोडक्ट के टर्म्स में है। अभी बात ध्यान दीजिए, ये तीनों इक्वल होगा, ठीक है। बहुत लोग यहाँ फिर दिक्कत होगा, यहाँ प्लस है इक्वल कैसे दिए, देखिए ये प्लस ये रिएक्टेंट के शब्दों में है, मतलब ये रिएक्शन लिखा गया इस तरह। जब हम रेट की बात करेंगे तो जिस रेट से ये डिसअपियर हो रहा है उसी रेट से तो ये भी डिसअपियर हो रहा है, जो कि तीनों के तीनों एक ही रिएक्शन के ना पार्ट हैं। तो जिस रेट से ये डिसअपियर हो रहा है उसी रेट से ये डिसअपियर हो रहा है और उसी रेट से ये अपीयर हो रहा है। तो ये दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आयोडीन एंड दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। चलो एक हम देते हैं, बेहतर होगा उसको खुद बनाइएगा। मान लीजिए दिया हुआ है अभी रिएक्शन है N2 प्लस H2 और यहाँ दिया हुआ है NH3। तो ये क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, इधर कितना है 3, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, इसको कर दिए 2 से, अब ये बैलेंस हो गया। अब इसको काम करना है आपको, वीडियो को पॉज करना है और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। बेहतर होगा खुद से कोशिश करो, जो एग्जाम में आता है फिर हम करते हैं, ठीक है। चलो हम करते हैं। देखो तो नाइट्रोजन के टर्म्स में अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, -D, माइनस क्यों दिए, क्योंकि रिएक्टेंट है, ठीक है, dN2/dt, ठीक है। ये लिखना है तो हम यहाँ पर देखो अब क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये 3 और ये 2 को क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो इससे अब क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो 1/3 -dH2/dt। यहाँ पर लिखना होगा तो क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे और यहाँ पर माइनस देंगे, नहीं देंगे, तो 1/2 dNH3/dt। और तीनों कैसा होगा, तीनों जो होगा इक्वल होगा। तो ये है लिखने का तरीका हुआ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ
नाइट्रोजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इन टर्म्स ऑफ अमोनिया। यहाँ पर एक तरह का और भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये मतलब ये अच्छे से आना चाहिए, इसके बाद ये अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। और यही इस चैप्टर का मेन चीज़ है, बाकी सब चीज़ इसी पर डिपेंडेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो मान लो कि पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यही मेन चीज़ है इस चैप्टर का जो समझने वाली चीज़ है। देखिए इसमें क्वेश्चन आता है एक कि किसी रिएक्शन में, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है किसी रिएक्शन में अगर, क्वेश्चन यहाँ हम लिखते हैं इन एनी रिएक्शन, यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं इन एनी रिएक्शन A+2B3C the rate of disappearance of A is 2 × 10⁻⁻² mole per liter per second, then find the rate of appearance of C। ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें जो है हमको दिया हुआ है कि ए का जो डिसअपीयर होने का रेट है वो 2 × 10⁻⁻² है। तो आपको इसमें जो है सी के अपीयर होने का रेट, ए क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, क्यों, क्योंकि ए जो है रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट क्या होता है, गायब होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, अपीयर होता है। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, एक चीज़ रह गया रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, कंसंट्रेशन बाय टाइम, वही तो होता है, अभी तो लिखे थे ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, मोलारिटी, मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो याद रखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। एग्जाम में आता है या ऑब्जेक्टिव में कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, लिख लीजिएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए क्वेश्चन को, फिर हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A+2B3C कोई रिएक्शन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है लिख देते हैं, मतलब तीनों के टर्म्स में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -dA/dt, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 -dB/dt, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 dC/dt। इसमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब ये दिया हुआ है, यही तो है। बोलते हैं ना पढ़ने का इसका दो तरीका होता है, या तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी, या फिर बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, एंड दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो हमको इसमें ये दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, मतलब ये पूछ रहा है। अब देखो ये तीनों तो इक्वल है, मतलब जो रेट ये है वहीं रेट ये, चूँकि तीनों सेम रिएक्शन के पार्ट हैं। और ध्यान रखिए सेम रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट है उन सबका रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा, क्योंकि रिएक्शन तो सेम ही हो रहा है ना, तीनों के साथ सेम रिएक्शन हो रहा है। तो इन दोनों को अब देखो जिसका यूज होता है उसको हम लिख देते हैं सामने सामने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -dA/dt, इसका कोई यूज नहीं है, ना ही ये दिया है ना ये पूछ रहा है, ये दिया है और ये पूछ रहा है, तो इसको पहले लिख दिए =1/3 dC/dt। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस होगा, जब भी यहाँ पर अगर डिसअपीयरेंस रहेगा तो माइनस रहेगा यहाँ पे, तो मैं माइनस प्लस होगा, तो खैर ये माइनस रहेगा, आपको दिक्कत नहीं करना। तो ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, माइनस, ये दिया हुआ है कितना, -2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड =1/3 dC/dt। अब हमको यही तो निकालना है। तो देखो ये डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6, 3 यहाँ आएगा, 3 × 2 = 6 × 10⁻⁻² मोल
पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू dc/dt। ये इसमें सही आंसर है इसका। किए क्या, पहचानना है पहले कि रिएक्शन में दिया क्या हुआ है और क्या पूछ रहा है। जो दिया है और जो पूछ रहा है उसको हम सामने सामने लिख देंगे और फिर इसको जो है इजीली जो है सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या क्वेश्चन आया था एक बार बोर्ड में, ठीक है, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बिहार में भी आ सकता है। एक ऐसे ही रिएक्शन दे दिया था, इसको खुद से बनाइएगा। इन रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 ऐसा रिएक्शन दिया हुआ था। जैसा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन NCERT में भी है, वहाँ से देख सकते हैं इसको। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज -0.2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, देन फाइंड ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। ये क्वेश्चन NCERT में भी है प्लस ये क्वेश्चन बोर्ड में CBSE बोर्ड में 2 बार पूछ चुका है। तो इसको आप खुद से बनाइए, सेम तरीके से बनेगा और नहीं बनते हुए देख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो होगा वो इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी के आधार पर लॉ ऑफ मास एक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी है, वो लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है, थैंक यू।